हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उपसर्ग और प्रत्यय। ये टॉपिक ग्रामर पोर्शन का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये अनुच्छेद में भी आता है, जहाँ पर आपको एक पैराग्राफ दिया जाता है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स होते हैं। उसमें भी पूछ लिया जाता है किसी भी शब्द से रिलेटेड उपसर्ग या प्रत्यय, या फिर वैसे भी ग्रामर के अंदर ये चैप्टर आता ही आता है। 2-3 नंबर का चैप्टर होता ही है, चैप्टर में से क्वेश्चंस आते हैं। तो ज़रूरी है इस चैप्टर को करना। ये 6th में कहीं शुरू होता है, 6 स्टैंडर्ड से, और 10th तक, जब तक आप हिंदी छोड़ते नहीं हैं तब तक ये चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। इतना ही नहीं, बल्कि नए शब्दों का ज्ञान भी हमें इसी चैप्टर से मिलता है। जब हम किसी नए शब्द को बनाते हैं तो ये लेसन जो है वो बहुत काम का है, जिससे हम नए शब्दों की बनावट को समझ पाते हैं। तो इस लेसन का नाम है उपसर्ग और प्रत्यय। अब जब हम भाषा की बात करते हैं तो सबसे पहले हम एक मूल शब्द या मूल वर्ण की बात करते हैं। मूल से मतलब होता है जिसको विभाजित न किया जा सके, जिसको आगे तोड़ा ना जा सके। तो ऐसे कुछ वर्ण या वर्णों का समूह जब किसी शब्द के पहले लगता है तो उसे हम कहते हैं उपसर्ग। ठीक है। तो उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो शब्द से पहले जुड़कर शब्द के अर्थ को बदल देते हैं। जो नया शब्द बनता है उसका जो मीनिंग है, मतलब है, वो बिल्कुल अलग हो जाता है। अब जैसे यहाँ आप देखिए, एक उदाहरण दिया हुआ है, उप प्लस हार उपहार। तो उप का एक अलग मतलब है और हार का एक मतलब है। दोनों को जोड़ लिया तो एक नया शब्द बन गया उपहार, जिसका मतलब है गिफ्ट या प्रेजेंट। लेकिन अगर हम इसको अलग अलग देखते हैं तो दोनों का मतलब अलग अलग है। उप का मतलब अलग है, हार का मतलब, माला का मतलब अलग है। तो होता क्या है, किस तरह से इसको लिखा जाता है, लेट्स लर्न। उपसर्ग के भेद मतलब क्या, कि कुछ शब्दों को या वर्णों के समूह को हम संस्कृत से ले सकते हैं। हिंदी के भी कुछ उपसर्ग होते हैं और उर्दू या किसी विदेशी भाषा से भी उपसर्ग लिए जा सकते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं क्या, संस्कृत के उपसर्ग। अब जब भी आप शब्दों को बनाएंगे तो आप ये समझ के रखिए कि जिस उपसर्ग का प्रयोग आप कर रहे हैं उसका मतलब आपको पता हो, तभी आप उसको और एक मूल शब्द को जोड़कर सही तौर पे एक शब्द बना पाएंगे। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर पहले शब्द को देखूँ, ये है अति। अति का मतलब होता है या तो ऊपर या अधिक या परे। ठीक है। अब यहाँ शब्द क्या बने हैं, अति प्रिय। अति प्रिय मतलब जो बहुत ज़्यादा, बहुत अधिक प्रिय हो। ठीक है। अतिरिक्त, रिक्त का मतलब होता है खाली, जो बिल्कुल खाली हो। अत्यधिक, ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है। तो आप क्या समझ रहे हैं इससे, कि जो मूल शब्द है वो, जैसे अति प्रिय में प्रिय शब्द जो है वो एक मूल शब्द हुआ और उसके आगे एक उपसर्ग लगा अति, जिसका मतलब है अधिक। तो नया शब्द बना अति प्रिय, और इसका मतलब हुआ जो बहुत अधिक प्रिय हो उसको हम कहेंगे अति प्रिय। फिर है अधि। अधि का मतलब होता है प्रधान। अधिकार, अधिशेष, अधिकरण। ये शब्द क्या बता रहे हैं, जिसमें हम किसी प्रधानता की बात करते हैं, किसी खास खास चीज़ की बात करते हैं, उसे हम कहते हैं अधिकार। अधिकार का मतलब क्या, कि वो भाव जो हमारे लिए, सिर्फ हमारे लिए ही बना हो, उसके लिए हमें किसी से मांगने की ज़रूरत ना हो, मतलब उसके ऊपर हमारी प्रधानता हो, उसको हम अधिकार कहते हैं। अगला है अनु। अनु का मतलब होता है बाद में या पीछे या सादृश। जैसे लास्ट वर्ड को आप देखिए, अनुज। ज का मतलब होता है जन्मने वाला, और अनु मतलब होता है पीछे, मतलब जिसका जन्म बाद में हो।
जो छोटा हो उसे हम कहेंगे अनुज। ठीक है। इसी तरह से अनुसंधान, अनुसंधान का मतलब, संधान का मतलब होता है किसी चीज़ को फाइंड आउट करना, उसे हम कहते हैं संधान। अनुसंधान का मतलब होता है जो किसी चीज़ की इन्वेंशन हुई, किसी चीज़ को डिस्कवर करके निकाला गया, उसे कहेंगे हम अनुसंधान। अप का मतलब निरादर या दीनता। अपमान, अपमान से मतलब हो गया निरादर। ठीक है। अपव्यय, अपव्यय का मतलब होता है बेकार का खर्च, बेकार का खर्च। अपकीर्ति का मतलब है, कीर्ति मतलब होता है यश। अप का मतलब हुआ जहाँ पर यश न हो, उसे हम कहेंगे अपकीर्ति। तो आप देख रहे हैं कि हर एक शब्द को के आसपास कोई ना कोई शब्द, मूल शब्द है और साथ में उसके एक उपसर्ग है जिसको जोड़कर एक नया शब्द बनता है। आप प्लीज़ वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, और मैं जब भी आपको कोई वीडियो भेजती हूँ किसी व्याकरण की या किसी भी चीज़ की, तो प्लीज़ उसे एक जस्ट वीडियो की तरह से उसे मत देखिए, साथ साथ उस काम को करिए भी। जैसे कि अगर आप यहाँ अति के बारे में पढ़ रहे हैं और ये इतने सारे शब्द यहाँ लिखे हुए हैं, तो अपनी नोटबुक उठाइए और मेरे साथ साथ उस चीज़ को पढ़िए भी और लिखिए भी और प्रैक्टिस भी कीजिए, क्योंकि हिंदी ग्रामर एक ऐसा टॉपिक है जिसमें बहुत वक्त लगता है, बहुत सारा। इनफैक्ट ग्रामर में तो वैसे ही वक्त लगता है, प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन हिंदी ग्रामर में चूँकि इसके अंदर बहुत सारी मात्राएं हैं, बहुत कुछ होता है, तो ये बिना लिखे और बार बार बिना प्रैक्टिस के इतनी जल्दी होल्ड में नहीं आता, इतनी जल्दी पकड़ में नहीं आती है। तो मेरा आपको ये सुझाव है कि आप मेरे साथ साथ इसे स्क्रीनशॉट लीजिए और कॉपी में इन चीज़ों को साथ में बनाकर अच्छी तरह से समझिए। अब हम कोई एक और लेकर देखते हैं, जैसे कि नी लेकर देखते हैं। नी का मतलब होता है, नी का मतलब होता है निषेध। निषेध से मतलब होता है ना बोलना। ठीक है। तो निषेध, निषेध या अधिकता। निवारण, निवारण से मतलब होता है जिसको सॉल्व किया जा सके। ठीक है। निषेध का मतलब है, निषेध का मतलब है जिसमें एक ना लगा हुआ हो, एक मना किया हो किसी चीज़ की, या फिर किसी चीज़ की अधिकता हो। अब इसी तरह से प्र अगर हम देखें तो प्र का मतलब है अधिक, आगे या ऊपर। प्रबल मतलब बहुत ज़्यादा बल। ठीक है। प्रहार मतलब ऐसा एक हिट जो कि बहुत ज़्यादा हो, उसे हम कहेंगे प्रहार। अब अगर इसको देखें, परी, परी का मतलब होता है चारों तरफ। ठीक है। तो परिक्रमा, परिक्रमा मतलब चारों तरफ, किसी चीज़ के चारों तरफ घूमना। सेम गोज विद लाइक सु अगर हम देखते हैं तो सु का मतलब होता है अच्छा। तो सुयोग मतलब अच्छा योग। सुगम मतलब अच्छा रास्ता। सुलभ मतलब जो आसानी से मिल सके, उसे हम सुलभ कहेंगे। तो जैसे ही आपको ये उपसर्ग के मतलब याद हो जाते हैं, समझ में आ जाते हैं, तो शब्दों को बनाना जो है वो बहुत आसान हो जाता है। अब इसी तरह से हम अगर देखें कुछ हिंदी भाषा के उपसर्ग, तो हमें ये पता चलेगा कि जैसे यहाँ एक लेते हैं अन, तो अन अगर आप लेते हो ये वाला, तो इसका मतलब है बिना। अनपढ़ मतलब जो पढ़ा लिखा ना हो। अनदेखा मतलब जो दिखाई ना दिया हो। राइट। अनमोल का मतलब है जिसका कोई मोल ना हो, जो बहुत वैल्यूएबल हो, उसे हम कहेंगे अनमोल। ठीक है। कोई एक और लिखते हैं, जैसे यहाँ पे भी नी है। नी का मतलब होता है विपरीत। निडर मतलब जिसमें डर न हो। ठीक है। सेम थोड़ा सा और आगे देखें। अब भर, भर जो है वो कहता है क्या, भरपूर या पूरा। भरपूर मतलब
हमने बहुत ज़्यादा पूरा, बहुत ज़्यादा ऊपर ऊपर तक कोई चीज़ अगर भरी हो, बहुत ज़्यादा हो, तो हम उसको भरपूर बोलते हैं, या भरसक या भरमार। तो ये वर्ड्स क्या दिखा रहे हैं, ये शब्द दिखा रहे हैं कि चीज़ में पूरा पूरी, मतलब पूरी 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 कोई चीज़ है, भरी हुई कोई चीज़ है। जो भी मूल शब्द है वो बहुत ज़्यादा है, उसे हम कहेंगे भर। अब कुछ शब्द हम उर्दू या किसी और के लेते हैं, जैसे आप यहाँ देखिए, बद। बद का मतलब होता है बुरा। बदनाम मतलब जिसका बुरा नाम हो। बदतमीज़, तमीज़ का मतलब होता है मैनर। बदतमीज़ मतलब जिसके पास मैनर्स ना हो, वो बदतमीज़। ठीक है। खुश का मतलब क्या है, अच्छा। अब खुश मिजाज, जिसका मिजाज अच्छा हो। खुश किस्मत मतलब जिसकी किस्मत अच्छी हो। खुशखबरी मतलब जो खबर अच्छी हो। तो आपको अगर खुश का मतलब पता है तो आप आगे कोई भी शब्द जो है वो कर सकते हैं। एक और लेते हैं, जैसे बे। बे का मतलब होता है बिना या अभाव, राइट। बेहद, जिसकी कोई हद ना हो। बेचैन, जहाँ चैन ना हो, वो बेचैन। ठीक है। नेक्स्ट अगर ले तो कुछ और शब्दों को लें। ओके। अब है प्रत्यय। प्रत्यय जो है वो हमेशा शब्द के पीछे लगता है। जैसे यहाँ पर आप देखिए, आड़ी, आवट, आकू, आ। खेल प्लस आड़ी, खिलाड़ी। मेल प्लस आवट, मिलावट। पढ़ प्लस आकू, पढ़ाकू। तो इन शब्दों से हमें क्या पता चल रहा है कि मूल धातु के बाद में लगाकर जब नए शब्दों का निर्माण किया जाता है तो उसे हम कहते हैं प्रत्यय। अब प्रत्यय का महत्व इसलिए है क्योंकि कभी कभी हमें मूल शब्द के अंदर कुछ बदलाव करके उसके अलग अलग अर्थ प्राप्त कर सकते हैं हम। तो ऐसे शब्द जो हैं, और ज़्यादातर ये यौगिक शब्द होते हैं, तो इन यौगिक शब्दों का हमारे ग्रामर के या व्याकरण के अंदर बहुत ज़्यादा खास स्थान है। अब आप ये देखिए, यहाँ पर इक से मानसिक, धार्मिक, मार्मिक, पारिश्रामिक, कितने सारे शब्द बन गए हैं, लेकिन यहाँ पर इक प्रत्यय जो है वो आखिरी में लगाया गया। इसे अगर देखें, हिंदी प्रत्यय को देखें तो न, ई, आ, अन। और ये जब आप अपनी बुक्स को पढ़ते हैं या अपने चैप्टर्स को पढ़ते हैं, लेसन्स को पढ़ते हैं, तो आपको वहाँ पर भी दिखने को मिल जाएंगे कि यहीं से कुछ खास वर्ड्स को, खास शब्दों को उठाकर सेंटेंस बनाकर और आपके स्टोरीज़ के अंदर, कहानियों के अंदर इसका प्रयोग हुआ है। जैसे ई में बोली, सोची, मतलब लास्ट में अगर ई आ रहा है तो इसका मतलब वो ई प्रत्यय है। आहट, बड़बड़ाहट, घबराहट, चिल्लाहट, ये सारा आहट से वर्ड्स बन रहे हैं। ठीक है। तो क्या समझा हमने कि शब्दों को, मूल शब्द, शब्दों भी नहीं, मूल शब्द के पहले जब कुछ शब्द का मतलब वर्णों का समूह लगाते हैं या वर्ण लगाते हैं तो एक नया शब्द बनता है जिसका कोई अर्थ है। प्रत्यय क्या है, मूल शब्द के आखिर में कुछ हम लगाते हैं जिससे कि एक नया शब्द बनता है, उसे हम प्रत्यय कहते हैं। और अगर हमें इन प्रत्यय और उपसर्गों का मतलब पता है तो हमें आसानी हो जाती है नए शब्द बनाने में, और मूल शब्द को लगाकर एक नए शब्द को बनाने में। और हम सही बना भी रहे हैं कि नहीं है तो हमें तभी पता लगता है जब हम इनके मतलब को समझते हो। ओके, आई होप आपको ये लेसन समझ में आया होगा। और अगर आपके सोच में कोई प्रश्न आता है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए, मैं उसका जवाब आपको ज़रूर दूंगी और आपकी प्रॉब्लम को क्लियर करने की कोशिश करूंगी। थैंक यू सो मच।